आइए अब आगे स्टडी करते हैं। उदाहरण 3.9 कह रहा है दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। दो समांतर मतलब समान अंतर, मतलब उत्तर दक्षिण में दो पटरी बिछी हुई हैं, उनके बीच की दूरी हर जगह एक समान है। तो दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब हमको क्या क्या पता करना है। ए के सापेक्ष वी का आपेक्षिक वेग निकालिए, बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, देखिए प्रति नहीं लगाना चाहिए, अगर घंटे के ऊपर -1 लिखा है तो ये प्रति नहीं होगा, के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। तो 3 सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कह रहा है ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग निकालिए। तो अब मान लीजिए कोई ये रेखा है, इस तरह की रेखा है, और ये मान लीजिए उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण दिशा है। तो उत्तर से दक्षिण में ए रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में, मतलब इधर को जा रही है, तथा रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में इधर को जा रही है, और उनकी चाल दे दिया है। तो ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष की धनात्मक दिशा को दक्षिण से उत्तर की ओर चुनिए। ये कह रहा है कि जो x अक्ष है उसकी धनात्मक दिशा को दक्षिण से उत्तर की ओर चुनना है। धनात्मक दिशा को अगर हम ये इस तरह से बना दें, नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण, ईस्ट माने पूरब, वेस्ट माने पश्चिम। तो कह रहा है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा को दक्षिण से उत्तर की ओर चुनिए। धनात्मक दिशा को दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, मतलब ये गलत बन गया। हमको दक्षिण से उत्तर दिशा में चुनना। तो दक्षिण से उत्तर मतलब ये दिशा हो गई, ये दिशा हमारी धनात्मक लेना है। तो दक्षिण से उत्तर की दिशा को धनात्मक कह रहा है। तो देखिए जो ए ट्रेन है वो उत्तर दिशा में चल रही है, तो इधर को चल रही है, इसलिए वीए को धन ले लिया गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 54 गुणे 5/18 आ जाएगा। सिंपल हम बता रहे हैं। तो 18 तिरक 54 और 3 पचे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखिए बी दक्षिण दिशा में चल रही है, मतलब बी इधर चल रही है। ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, तो इसको निगेटिव लेना है। दक्षिण से उत्तर जो है धनात्मक कह रहा है, लिया गया है, तो दक्षिण उत्तर से दक्षिण ऋणात्मक लेंगे। तो वीबी को ऋणात्मक में लिखा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये हमारी जो है दक्षिण दिशा में चल रही है, तो ऋणात्मक ले लिया। इसमें भी 5/18 का गुणा किया तो -25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। जो किलोमीटर प्रति घंटा था वो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब देखिए
अब a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग, तो b का आपेक्षिक वेग जिसका निकालना हो उसको पहले लिखते हैं और जिसके सापेक्ष हो उसको बाद में लिखते हैं। तो b का आपेक्षिक वेग a के सापेक्ष, तो vb माइनस va बराबर, अब vb में va घटाएंगे तो इसको घटा करके देख लीजिए, तो vb हमारा -25 है और इसमें घटाएंगे 15, तो माइनस माइनस के साथ माइनस साइन रहेगा और 15 25 हमारा 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसका अभिप्राय यह है कि रेलगाड़ी B रेलगाड़ी A के सापेक्ष उत्तर से दक्षिण दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती प्रतीत होगी। तो चूंकि हमने इसको नॉर्थ माना था, इसको साउथ माना था, इसको वेस्ट माना था, इसको ईस्ट माना था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये माना था, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमने निगेटिव लिया था। तो चूंकि सापेक्ष वेग निकालते समय ऋण चिन्ह आया है, तो इसका मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका सापेक्ष वेग आएगा। तो वही कह रहा है कि रेलगाड़ी B रेलगाड़ी A के सापेक्ष उत्तर से दक्षिण दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती प्रतीत होगी। सापेक्ष का मतलब प्रतीत होगी, तो ये हमारा ऋण चिन्ह की वजह से उत्तर से दक्षिण आया, क्योंकि उत्तर से दक्षिण को ऋण माना गया था और दक्षिण से उत्तर को धन माना गया था, जैसा इसमें बता रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। तो B के सापेक्ष पृथ्वी का अब निकालना है, तो इसको ध्यान देना है। तो B के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग, अब पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालना है, तो पृथ्वी पहले रहेगी और B बाद में। तो चूंकि पृथ्वी तो हमारी स्थिर है, इसलिए पृथ्वी के लिए 0 हो गया, माइनस VB हो गया, क्योंकि V के सापेक्ष निकालना है। तो माइनस में B का जो है हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको 0 माइनस 25 रखेंगे, तो ये प्लस में 25 आ जाएगा, तो प्लस 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। पृथ्वी का वेग, आपेक्षिक वेग, वेग नहीं आपेक्षिक वेग विद रेस्पेक्ट टू B, यानी B के सापेक्ष। तो इस तरह पृथ्वी का निकला है। अब C हमसे क्या पूछ रहा है। C में कह रहा है कि रेलगाड़ी A की छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी A के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। अब ये ध्यान देना है कि पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति देख रहा है कि रेलगाड़ी A चल रही है। रेलगाड़ी A कितने वेग से चल रही थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर दिशा में चल रही थी। इसको फिर से बना लेते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो इधर चल रही थी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इसके विपरीत यानी उल्टी दिशा में बंदर चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी छत पर बंदर चल रहा है। तो कह रहा है पृथ्वी पर अगर एक आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है पृथ्वी पर, पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी पर खड़ा है, तो इसको कह रहा है कि दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। तो ये बंदर उल्टी दिशा में चल रहा है, तो इसके वेग की हमको गणना करना है। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है मान लीजिए कि पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग vm है। चूंकि मंकी है तो मंकी के लिए m लिख दिया। तो मान लीजिए कि पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग vm मान लिया है, इसलिए
ए के सापेक्ष बंदर का वेग। अब ए के सापेक्ष मतलब ये गाड़ी जो चल रही थी वीए, ये गाड़ी चल रही थी, तो ए के सापेक्ष बंदर का वेग क्या होगा। अब बंदर का वेग है तो बंदर का वेग है तो ये तो यहां पर देखिए बंदर का वेग निकालना है तो जिसका निकालना है उसको पहले और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको बाद में। तो ए के सापेक्ष बंदर का वेग तो बंदर का वेग माइनस वीए हो जाएगा। तो बंदर का वेग माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और माइनस तो ये VMA इक्वल टू VM माइनस VA बराबर माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर देखिए रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। तो रेलगाड़ी ए के छत पर खड़ा है तो रेलगाड़ी ए के सापेक्ष बंदर का वेग कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण चल रही है तो उत्तर से दक्षिण दिशा को हमने धनात्मक लिया है और ये उस रेलगाड़ी के उल्टा चल रहा है जिस दिशा में बी रेलगाड़ी चल रही थी, तो बी वाली को निगेटिव लिया गया था तो उसी दिशा में चूंकि बंदर चल रहा है इसलिए निगेटिव साइन लगा दिया, ऋण चिन्ह। तो माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये ए के सापेक्ष बंदर का वेग है जो हमको क्वेश्चन में खुद दिया गया है, इसको घटा कर नहीं निकालना, खुद दिया गया है कि रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बंदर दौड़ रहा है। तो ये सापेक्ष वेग ही है ए के सापेक्ष बंदर का। तो ये आ गया माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि रेलगाड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है और जिस दिशा में चल रहा है उसको हमने ऋणात्मक लिया। अब इस 18 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18 का गुणा करते हैं तो 18 कट जाएगा तो माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये माइनस साइन लग जाएगा इस पे। फलस्वरूप अब देखिए फलस्वरूप Vm कितना आ जाएगा। अब Vm कितना होगा तो अगर ये निकालेंगे तो इधर आके धनात्मक हो जाएगा तो VA हमारा इधर आके धनात्मक हो जाएगा तो Vm हमारा मंकी का वेग है तो VMA जो है तो चूंकि ये इधर आके धनात्मक हो जाएगा इसलिए धन वाले को पहले लिख दिया है। देखिए धनात्मक VA हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड है तो ये जब Vm निकालेंगे तो इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा तो धनात्मक का 15 और चूंकि ये ऋणात्मक है तो इसमें घटा दिया 15 में ये 5 तो ये आ गया 15 माइनस 5 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मंकी का जो है वेग आ गया। तो ये हमारा पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग Vm आ गया। तो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को यह बंदर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता प्रतीत होगा। अब देखिए चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम लोग सारांश देख लेते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिमान है। एक सरल रैखिक गति में वस्तु की स्थिति को सुगमता के दृष्टिकोण से चुने गए किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक सरल रैखिक गति में मतलब एक सरल रेखा में अगर गति हो रही हो तो वस्तु की स्थिति को सुगमता के दृष्टिकोण से चुने गए किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्दिष्ट किया जा सकता है। मतलब कोई एक मूल बिंदु मान लेते हैं जैसे यहाँ माना गया है, उसके हिसाब से उसको बताया जा सकता है। मूल बिंदु के दाईं ओर की स्थितियों को धनात्मक तथा बाईं ओर की स्थितियों को ऋणात्मक कहा जाता है, जैसा पीछे बताया गया था। तो दाईं ओर को धनात्मक, बाईं ओर को ऋणात्मक कहा जा सकता है या कहा जाता है।
किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की लंबाई को पथ लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं और इसे डेल्टा एक्स से निरूपित करते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी या अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी तब कह सकते हैं जब सरल रेखा में गति हो, क्योंकि सरल रेखा में गति होती है तो दूरी ही कह सकते हैं। आगे देखते हैं, x1 और x2 वस्तु की क्रमशः प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियां हैं। पथ लंबाई उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विस्थापन के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। तो ध्यान दीजिए कि पथ लंबाई जो है वो विस्थापन के परिणाम के बराबर होगी या उससे अधिक हो सकती है, क्योंकि पथ लंबाई विस्थापन से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं, या तो बराबर होगी या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए कि मान लीजिए कोई बिंदु ऐसे, कोई वस्तु ऐसे चली फिर ऐसे चली, तो विस्थापन तो उसका यहाँ से लेकर के ये प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, तो ये विस्थापन हो गया, ये दूरी हो गई, ये पथ लंबाई, तो ये ज़्यादा है। तो या तो वस्तु अगर ऐसे चल जाएगी तो बराबर हो जाएगा पथ लंबाई और विस्थापन, लेकिन ऐसे चल जाएगी तो पथ लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, विस्थापन कम हो जाएगा। लेकिन कभी पथ लंबाई विस्थापन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे शार्ट जो रास्ता होता है, सबसे न्यूनतम दूरी वाला रास्ता वही विस्थापन होता है, तो उससे कम कभी पथ लंबाई नहीं हो सकती। इसलिए पथ लंबाई या तो विस्थापन से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। जब समान समय में समान दूरी तय करेगी तो हमेशा दूरी और समय ग्राफ में ऐसे, अगर हम दूरी और समय ग्राफ खींच दें, इधर मान लीजिए दूरी मान लें, इधर समय मान लें, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये बीच की दूरी एंगल दोनों तरफ से बराबर रहेगा, इसलिए दूरी यहाँ की दोनों अक्ष से एक्स वाई अक्ष से बराबर रहेगी। इसीलिए समान समय में समान दूरी तय करेगी वस्तु, इसलिए एक समान गति कहेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो गति असमान होती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गति असमान हो जाएगी। विस्थापन की अवधि के समय अंतराल द्वारा विस्थापन को विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत वेग कहते हैं तथा इसे वी बार द्वारा चिन्हित करते हैं। तो वी बार इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, विस्थापन बटे समय अंतराल, इसको औसत वेग कहते हैं। एक्स-टी ग्राफ में किसी दिए गए अंतराल की अवधि में औसत वेग उस सरल रेखा की प्रवणता है जो समय अंतराल की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों को जोड़ती है। तो जो रेखा का झुकाव है, पीछे हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, वही एक्स-टी ग्राफ में औसत वेग को बताएगा। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। पथ लंबाई और समय अंतराल होगा जो, तो उसको औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में उसके औसत वेग के परिमाण के बराबर अथवा अधिक होती है। अब देखिए फिर वही बात आ गई जो यहाँ थी, ये पथ लंबाई विस्थापन से ज़्यादा होगी या विस्थापन के बराबर होगी। तो चूंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है तो वेग हमेशा, जो चाल होगी वो समय वेग से हमेशा ज़्यादा होगी, ये औसत वेग से या औसत वेग के बराबर होगी, क्योंकि चाल में पथ लंबाई आ रही है और वेग में विस्थापन आ रहा है। तो वही स्थिति जो यहाँ आ गई वही यहाँ हो जाएगी। तो हमेशा जो है, जो औसत वेग है वो परिमाण में औसत चाल जो है औसत वेग के परिमाण में या तो बराबर होगी या अधिक होगी, क्योंकि चाल में पथ लंबाई आ रही है और पथ लंबाई हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। अभी हमने ऊपर बता दिया। जब समय अंतराल डेल्टा टी अत्यल्प हो तो वस्तु के औसत वेग के सीमांत मान को ताक्षणिक वेग या केवल वेग कहते हैं। तो जब डेल्टा टी हमारा यानी समय अंतराल बहुत सूक्ष्म होगा, मतलब 0 के लगभग होगा, तो उसी को वेग को हम ताक्षणिक वेग कहते हैं या केवल वेग कह देते हैं।
तो वेग बराबर लिमिट v बार बराबर ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी लिमिट में है और 0 के लगभग बराबर है। तो लिमिट ये लिम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी बराबर डी एक्स अपान डी टी। तो बहुत कम अंतराल होता है तो डेल्टा को डी लिख देते हैं, तो डी एक्स अपान डी टी हो गया v की वैल्यू। किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो स्थान समय ग्राफ जो होगा, स्थान मतलब विस्थापन और समय जो ग्राफ होगा वो हमारा उसकी जो प्रवणता यानी ढलान होगा ग्राफ का, वो हमारा वेग बताएगा। पीछे एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन को संगत समय अंतराल में विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत त्वरण कहते हैं, और औसत को बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर लाइन खींच देते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो ए बार बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो औसत वेग जो औसत त्वरण जो है हमारा, वो वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं, या वेग अंतराल बटे समय अंतराल। तो वही कह रहा है कि वेग में परिवर्तन संगत समय अंतराल में विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत त्वरण कहते हैं। जब समय अंतराल अत्यल्प यानी डेल्टा टी लगभग 0 हो तो वस्तु के औसत त्वरण के सीमांत मान को तात्क्षणिक त्वरण या केवल त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार जैसे वेग में था उसी तरह यहाँ भी होगा। तो ए इक्वल टू लिम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी ए बार इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी बराबर, अब बहुत अल्प होता है तो डेल्टा को डी लिख देते हैं, तो डी वी अपान डी टी होगा। किसी क्षण वस्तु का त्वरण उस क्षण वेग समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर निकाले थे, तो यहाँ पर अब वेग समय का जो ग्राफ होगा उसका जो ढलान होगा प्रवणता उसके बराबर होगा हमारा औसत त्वरण। एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होता है। जाहिर सी बात है, जब एक समान गति होगी तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कैसे होगा? वेग में परिवर्तन ही त्वरण है। तो एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होता है तथा एक्स ग्राफ समय अक्ष पर आनत एक सरल रेखा होती है। तो जब शून्य होगा तो ढलान कुछ नहीं होगा। एक एक्स समय ग्राफ पर एक आनत मतलब एक तरह से पैरेलल एक सरल रेखा होगी। देखिए समांतर नहीं, इनक्लाइंड। इनक्लाइंड का मतलब झुकी हुई रेखा, मतलब जैसे ये हमारा मान लीजिए इधर v है इधर t है, तो ये ऐसे रेखा बनेगी इस तरह। मतलब वेग और समय में बराबर का अंतर है, मतलब वेग के साथ समय में तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ये मान लीजिए वेलोसिटी है, टाइम है। ये एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि सब जगह बराबर दूरी है। इधर जाने पे समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग वाली रेखा वहीं पर है, इस अक्ष में हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक्सीलरेशन बराबर होगा। अगर इसी को इस तरह बना दें, ये वेग हो गया, ये समय हो गया इस तरह। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो वेग है समय है। अब यहाँ पर आ जाए तो वेग ऊपर लाइन पे ऊपर आ गए, वेग वाली पे, मतलब वेग बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। तो समय बढ़ने के साथ वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें त्वरण है। और अगर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो मतलब एक समान हिसाब से वेग बढ़ रहा है प्रति सेकंड, तो इसका मतलब ये एक समान त्वरण का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
इसी प्रकार एक समान गति के लिए वीटी ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होगी। इसी प्रकार एक समान गति के लिए वीटी ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होगी। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा जो है त्रुटिपूर्ण लग रहा है। दो ग्राफ हमने बनाए हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, त्रुटि नहीं है, एकदम सही लिखा है। एक्सटी ग्राफ कह रहा है, हम लोग वीटी बना रहे हैं, बार बार समझ नहीं पा रहा है। तो वही कह रहा है कि वीटी ग्राफ जो होगी वो सरल रेखा होगी टी अक्ष के समांतर, समय वाली अक्ष के समांतर, यह सरल रेखा होगी। लेकिन अगर हम एक्सटी ग्राफ बनाएंगे, तो अगर हम एक्सटी ग्राफ बनाएंगे तो एक्सटी ग्राफ इस तरह आएगा एक समान गति के लिए जिसमें त्वरण शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए कि मान लीजिए इसको हम इस तरह देख रहे हैं, फिर इस तरह देख रहे हैं, तो देखिए समय जैसे जैसे बढ़ रहा है दूरी विस्थापन बढ़ रहा है। इसका मतलब समय के साथ साथ विस्थापन बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि समय के साथ जो है वस्तु आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इसमें एक ध्यान देना, अगर ये कोण बराबर है तो एक समय में उतनी ही वस्तु आगे बढ़े। जैसे मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड वेग है तो 10 मीटर ही एक सेकंड में बढ़ रही, तो हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी। इसका मतलब उसका वेग स्थिर है, पर हर एक सेकंड में 10 मीटर है, तो 10 मीटर तो प्रति सेकंड है, तो अंतिम वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, प्रारंभिक वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसीलिए जब अंतिम वेग में प्रारंभिक घटाएंगे तो 10 - 10 तो 0 आ जाएगा। इसीलिए एक समान रूप से वस्तु जब चलेगी तो त्वरण उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण है। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, एक समान वेग से चल रही है, तो इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं होगा। तो ये सारे हमने बना दिए। एक समान त्वरण के लिए एक्सटी ग्राफ परवलय होता है, जबकि वीटी ग्राफ समय अक्ष के आनत एक सरल रेखा होती। तो ये एक्सटी ग्राफ अगर एक समान त्वरण है तो ये परवलय हो जाता है, मतलब ऐसे कर्व्ड हो जाता है इस तरह। पीछे सब एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको देखिए आप लोग, पूरा ये दिया गया। अभी हम पीछे करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सटी ग्राफ ये ऐसे बना है, ऋणात्मक त्वरण के लिए ऐसे, और त्वरण शून्य है तो ऐसे एक्सटी ग्राफ। यही जो पीछे कह रहा था, यही देखिए एक सरल रेखा बनी हुई है, और इसमें इंक्लाइंड भी है, यानी आनत तल है, ढलान भी है, a = 0 लिखा है। तो इसी को वहां पे बता रहा है सारांश में। परवलय होगा, जबकि वीटी ग्राफ समय अक्ष के आनत एक सरल रेखा होगी। तो अब वीटी ग्राफ आप देखिए, तो किसी दो क्षणों t1 तथा t2 के मध्य खींचे गए वेग समय वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। पीछे पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर यूटी है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यूटी बराबर यूटी आ गया है, ये विस्थापन को व्यक्त करता है। तो यही चीज़ सारांश में लिखी गई है। जब पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें सारांश में मिलेंगी। तो अब देखिए वही चीज हो गया विस्थापन। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए कुछ सामान्य समीकरणों का एक समूह होता है, जिससे 5 राशियां यथा विस्थापन x तत्संबंधित समय t, प्रारंभिक वेग v0, अंतिम वेग v तथा त्वरण a एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन समीकरणों को वस्तु के शुद्ध गति की समीकरणों के नाम से जाना जाता है। तो v = v0 + at, x = v0t + ½ at², v² = v02 + 2ax। यहाँ पर देखिए सब चीज़ों को बता रहा है कि इन समीकरणों में क्षण t = 0 पर वस्तु की स्थिति x = 0 ली गई है। यदि वस्तु x = x0 से चलना प्रारंभ करे तो उपयुक्त समीकरणों में x के स्थान पर x - x0 लिखेंगे, क्योंकि पहले ही दूरी x0 है, तो x - x0 लिखेंगे, x के स्थान पर। इसको ध्यान देना।
क्योंकि x t0 समय पर x0 लिया गया है। जब x को x0 ले लोगे तो फिर x के लिए x माइनस x0 लिखेंगे, क्योंकि जो दूरी होगी वो अंतिम में x0 घटाने पर ही आएगी। अब यहाँ पर देखिए भौतिक राशि उसकी बीमाएं दी गई हैं। पथ लंबाई की बीमा यल होगी, मात्रक मीटर होगा। विस्थापन को डेल्टा x प्रतीक से व्यक्त करेंगे, बीमा यल होगी, मात्रक मीटर होगा। और अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन, एक बीमा में इसका चिन्ह दिशा को इंगित करता है। अगर एक बीमा की बात करेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो दिशा को इंगित करेगा। वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर की यल, सेकंड की t-1 हो गया प्रति है। औसत वेग v बार बराबर डेल्टा x अपान डेल्टा t, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, विस्थापन का अंतराल बटे समय अंतराल। या इसी को बहुत कम है तो लिमिट में डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपान डेल्टा t बराबर dx अपान dt लिखते हैं। सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये ताक्षणिक वेग के लिए है, ये औसत वेग के लिए है। एक बीमा में इसका चिन्ह दिशा को इंगित करता है। आगे देखते हैं चाल भी मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी बीमा भी LT इनवर्स हो जाएगी। औसत चाल बराबर पथ लंबाई बटे समय अंतराल होगा। ताक्षणिक चाल बराबर dx अपान dt हो जाएगी। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर के लिए L, सेकंड की पावर -2 के लिए t-2, ये बीमा हो जाएगी। और औसत त्वरण a बार लिखते हैं, डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है। ताक्षणिक त्वरण a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपान डेल्टा t या dv अपान dt हो जाएगा। इस बीमा में इसका चिन्ह दिशा को इंगित करता है। अब देखिए विचारणीय विषय। विचारणीय विषय क्या है? सामान्यतया दो बिंदुओं के मध्य किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण के बराबर नहीं होती। सामान्यतया विस्थापन छोर के बिंदुओं पर निर्भर करता है, जबकि पथ लंबाई जैसा नाम से पता चलता है वास्तविक पथ पर निर्भर करती है। एक बीमा में दोनों राशियां तभी बराबर होती हैं जब वस्तु की गति अवधि में अपनी दिशा नहीं बदलती। वही बताया ना कि सरल रेखा में जब गति होगी तो सरल रेखा में जो होगी, जो पथ लंबाई होगा वही विस्थापन हो जाएगा। अन्य सभी उदाहरणों में पथ लंबाई विस्थापन के परिणाम से अधिक होती है। उपरोक्त बिंदु 1 के अनुसार किसी दिए गए समय अंतराल के लिए वस्तु की औसत चाल का मान या तो औसत वेग के परिणाम के बराबर होता है, परिमाण के बराबर होता है, या उससे अधिक होता है। यही बात ऊपर भी पढ़ चुके हैं। दोनों तभी बराबर होंगे जब पथ लंबाई विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी। वही चीजें फिर दोहरा रहा है। मूल बिंदु तथा किसी अक्ष की धनात्मक दिशा का चयन अपनी रुचि का विषय है। आपको सबसे पहले इस चयन का उल्लेख कर देना चाहिए और इसी के बाद राशियों जैसे विस्थापन, वेग तथा त्वरण के चिन्हों का निर्धारण करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि किस दिशा में हम धनात्मक लेंगे, किस में ऋणात्मक, आप स्वयं चूज करते हैं। वैज्ञानिकों ने जैसे चूज किया है वैसे इस किताब में लिख दिया गया है। यदि किसी वस्तु की चाल बढ़ती जा रही है तो त्वरण वेग की दिशा में होगा, परंतु यदि चाल घटती है तो त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा। इसको ध्यान देना है। यह कथन मूल बिंदु तथा अक्ष के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। इसका मूल बिंदु और अक्ष के चुनाव से मतलब नहीं। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। उसी ऋणात्मक त्वरण को इंग्लिश में रिटार्डेशन तथा हिंदी में मंदन कहते हैं। त्वरण के चिन्ह से हमें यह पता नहीं चलता कि वस्तु की चाल बढ़ रही है या घट रही है। त्वरण का चिन्ह जैसा कि उपरोक्त बिंदु 3 में बतलाया गया है अक्ष के धनात्मक दिशा के चयन पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा को अक्ष की धनात्मक दिशा माना जाए तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो नीचे की ओर होगा। यदि कोई वस्तु गुरुत्व के कारण नीचे की ओर गिर रही है तो भी वस्तु की चाल बढ़ती जाएगी, यद्यपि त्वरण का मान ऋणात्मक है। ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु गुरुत्व के कारण नीचे की ओर गिर रही है तो भी वस्तु की चाल बढ़ती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर उसको खींच रही है, जाएगी, यद्यपि त्वरण का मान ऋणात्मक है। तो वेग बढ़ रहा है यानी गुरुत्व के कारण वस्तु की चाल बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि वेग धनात्मक हो जाएगा। त्वरण ऋणात्मक है नीचे की ओर तो ऋणात्मक ही रहेगा। वस्तु ऊपर की दिशा में फेंकी जाए तो उसी ऋणात्मक गुरुत्व जनित त्वरण के
कारण वस्तु की चाल में कमी आती जाएगी। अब अगर ऊपर को फेंक दिया जाए तो चूंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण नीचे की ओर काम करेगा, इसलिए वस्तु की चाल में कमी आएगी। यदि किसी क्षण वस्तु का वेग शून्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस क्षण उसका त्वरण भी शून्य हो। कोई वस्तु क्षणिक रूप से विरामावस्था में हो सकती है, तथापि उस क्षण उसका त्वरण शून्य नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो शीर्ष बिंदु पर उसका वेग तो शून्य होगा, परंतु उस अवसर पर उसका त्वरण गुरुत्वजनित त्वरण ही होगा। तो इसको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कह रहा है यदि गति संबंधी शुद्ध गति की समीकरण 3.11 की विभिन्न राशियां बीजगणितीय हैं, अर्थात वे धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं। ये समीकरण सभी स्थितियों स्थिर त्वरण वाली एक विमीय गति के लिए उपयुक्त होते हैं, बशर्ते समीकरण में विभिन्न राशियों के मान उपयुक्त चिन्हों के साथ रखे जाएं। तात्क्षणिक वेग तथा त्वरण की परिभाषाएं समीकरण 3.3 तथा समीकरण 3.5 यथार्थ हैं और सदैव सही हैं, जबकि शुद्ध गति के समीकरण 3.11 उन्हीं गतियों के लिए सही हैं जिसमें गति की अवधि में त्वरण का परिणाम और दिशा स्थिर रहते हैं। तो इसको भी ध्यान देना। हमेशा के लिए शुद्ध गति के समीकरण नहीं है, तभी सही है जब गति की अवधि में त्वरण का परिमाण और दिशा स्थिर रहते हैं। तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो जाता है। अब अभ्यास में दिए गए प्रश्न अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।